नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू। किसके ऊपर एमसीक्यू है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के ऊपर जो हमने नेशनल इनकम के 3 फॉर्मेट पढ़े थे, नेशनल इनकम की जो जो प्रिकॉशंस थी, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी है इन मेथड्स को करते वक्त, तो उन्हीं के ऊपर क्या है, कुछ एमसीक्यूज है। तो ठीक है बच्चे, एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आती है, क्योंकि 20 नंबर जो है आपके एग्जाम के अंदर यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। इसमें सेकेंडरी सेक्टर में से इस चीज को हम इंक्लूड करेंगे। तो भाई सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होगा? अब देखा जाए तो हमारे पास जो सेक्टर होते हैं टोटल 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरेस्ट्री सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ठीक है, यानी इंडस्ट्री वगैरह आती है। और थर्ड सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर जो भी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो आती हैं, जिसके अंदर फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा इसमें से, विच वन इज इंक्लूडिंग इन द सेकेंड सेक्टर। सेकेंड सेक्टर में क्या आता है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? जहां पर आप इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस प्रोसेस को फॉलो करते हो उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। जहां पर आप कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करके बेचते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग करना। तो किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और टेरेस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। यहाँ से एमसीक्यू एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। हो सकता है ये पूछा जाए, हो सकता है इसके अलावा कुछ भी पूछा जा सके। तो यहाँ से एक कंटेंट जरूर देख लेना। सीधा सीधा आप सर्च कर सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आएगा, सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा और टेरेस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या आएगा। तो अच्छे खासे इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर। इसमें से प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आएगा। ठीक है बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आने वाला है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जो भी हमें नेचर से डायरेक्ट मिलता है। तो क्या आ जाएगा बच्चे? कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओनली द वैल्यू ऑफ डैश गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से बचने के लिए किसकी वैल्यूएशन लेते हैं बच्चे? हम हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यूएशन नहीं करते। क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएटरी गुड्स को इंक्लूड कर लिया तो एक से ज़्यादा बार उसकी काउंटिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगी। तो फिलहाल क्या आएगा बच्चे यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी अंतिम माल, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स को ही हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएटरी को इंक्लूड नहीं करते। कई बार पूछा जाता क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रेडी टू यूज़ नहीं है, रेडी टू सेल नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड होना बाकी है, कॉस्ट भी ऐड होनी बाकी है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अब चलते हैं बच्चे आगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी सोल्व। भाई डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है? भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है? भाई देखो, नेशनल इनकम निकालते वक्त, उसकी एस्टिमेशन करते वक्त, अगर हम किसी भी इनकम को एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर लेते हैं, मोर देन वन टाइम इंक्लूड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और इससे बचने के लिए अपने पास 2 ही मेथड हैं, पहला फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडिड मेथड। तो दोनों का दोनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन कितना आ गया बच्चे? सी। दोनों के दोनों मेथड से हम क्या करते हैं? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में? क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडिड मेथड। ये वैल्यू एडिड मेथड का मतलब होता है प्रोडक्शन मेथड। क्या मतलब बच्चे इसका? प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेजरमेंट नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एक्सक्लूड। जब हम प्रोडक्शन मेथड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से किसको हम एक्सक्लूड करते हैं? एक्सक्लूड मतलब किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो आपको बताना है बच्चे। तो देखो बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाई हुई चीज़ों को तो हम इंक्लूड करते हैं। एक प्रोड्यूसर, जैसे मान लो किसान है, किसान ने 2 टन अनाज उगाया, 2 टन में से एक टन अनाज अपने लिए रखा, 1 टन अनाज को मार्केट में बेच दिया, जो खुद के लिए भी उसने रख लिया है, सेल्फ कंजप्शन के लिए भी जो उसने सामान रखा है उसको हम इंक्लूड करते हैं। अगला, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। जिस घर में ओनर रह रहा है, ठीक है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। ब्रोकरेज अर्न बाय द सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन सेकेंड हैंड
जो गुड्स होते हैं उनको बेचने से मिलने वाली जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक नई फैक्टर सर्विसेज इससे जनरेट हो जाती है। अगला क्या है, सेल्स प्रोसीड ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स। लो जी अभी बात की थी, सेकंड हैंड गुड्स को बेचने से जो सेल जनरेट हुई है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन तब हो चुकी होगी जब फर्स्ट हैंड रहा होगा, तो उस साल के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम इसकी वैल्यूएशन कर चुके होंगे। तो ऑप्शन जो डी है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। कई बच्चों को इसी में भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज, क्या आएगा बच्चे? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज क्या होता है? देखना बच्चे, ये इनपुट है, ये आपके पास प्रोसेस है, और ये क्या है आपके पास? आउटपुट। ठीक है, तो क्या बोला? वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी इसके और वैल्यू एडेड, जितना आपने यहाँ पर वैल्यू ऐड किया है। मान लेते हैं 10 रुपये का सामान था, आपने 50 रुपये का बेचा, 40 रुपये की आपने क्या कर दी? वैल्यू एडिड कर दी। तो क्या कहता है? आउटपुट और ये जो वैल्यू एडिड की है इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? ये खर्चा जो हमने इंटरमीडिएटरी यानी इन्वेस्टमेंट क्या नाम है, इनपुट और प्रोसेस के अंदर की है, उस खर्चे को क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। ठीक है, यानी एक तरीके से कह रहा है ये आपके पास सेल्स है और एक तरीके से ये आपके पास क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो सेल्स में से प्रॉफिट गया तो क्या आ जाएगी? हमारी कॉस्ट बच जाती है, और उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। ठीक है, अगर मान लो ट्रेडिंग के मेथड से समझे तो क्या हुआ? 10 रुपये का सामान लेके आए, 50 का बेचा, 40 का क्या था? हमारे पास वैल्यू एडिशन थी। ठीक है, तो इसने बोला 50 में से 40 गया तो बचा कितना? 10 रुपये। 10 रुपये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, यानी ऑप्शन बी, मध्यवर्ती खपत या मध्यवर्ती उपभोग। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखना बच्चे 7th क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द नेशनल इनकम, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू द नेशनल इनकम। भाई देखो, प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएटरी को लेस करोगे। ठीक है, इंटरमीडिएटरी को लेस करते ही जीडीपी एमपी आ जाएगा, माइनस कर देंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा प्रोडक्शन टू। ठीक है, तो 7th का ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे? अपने पास डी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, इतना करने से अपने पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। और जैसे ही जीडीपी एमपी में से एनआईटी को लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा? जीडीपी एफसी। ये बात आई बच्चे समझ में? तो अभी फिलहाल हमारे लिए यही चीज़ है, और अगर इसे नेशनल इनकम पूछा होता तो नेशनल इनकम हम निकालते हैं एनएनपी एफसी करके। तो जो कैसे आता? जीडीपी एमपी एनएनपी एफसी कैसे निकालते हैं बच्चे? जीडीपी एमपी, सबसे पहले माइनस करते डेप्रिसिएशन, प्लस करते एनएफआईए, और इसके अंदर से माइनस करते एनआईटी। इन सारी की सारी ट्रीटमेंट करने के बाद अपने पास क्या आ जाता? एनएनपी-एफसी आ जाता, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। बट फिलहाल इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला? कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते वक्त जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन होता है कैसे निकालते हो आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजप्शन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या था? चेंज इन स्टॉक माइनस के 30 है, ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 40 है, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक निकालो। बच्चे ये छोटी सी बेसिक सी कैलकुलेशन देखो कैसे निकालते हैं। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसने क्या दिया है? देखो, इसने चेंज इन स्टॉक कितने दिए हैं? माइनस के 30। ये तो अपने पास कितना है? माइनस के 30। ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 40। ये रे ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 40। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो एक काम करो, इस ओपनिंग स्टॉक को इधर ले जाओ। -30 + 40 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? फर्स्ट। क्योंकि चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू पुट कर दो, 3 में से 2 वैल्यू दे रखी है, पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात आई समझ में बच्चे? तो ऑप्शन कितना आ गया? ए। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीडीपी। जीडीपी को लेकर इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? 1 2 3 हमें स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी ठीक होने वाली है? देखना, इट इज द वैल्यू एडिड बाय ऑल द फर्म ऑफ इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। जो हमारे पास जीडीपी होती है वो क्या होती है? जितने भी फर्म्स होती हैं उन्होंने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई होती है सबको जोड़ते हैं। पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा जोड़ा गया मूल्य होता है, सारे की सारे ही इंक्लूड करते हैं। दूसरा,
इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी। ये फाइनल वैल्यू भी होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, दूसरी बात भी समझ में आ गई, ये बात भी क्या है अपने पास, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ द फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। भाई देखो, जब एक्सपेंडिचर मेथड से हम जब निकालते हैं तो क्या करते थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, और गवर्नमेंट वाला पार्ट इनके अंदर इंक्लूड ही होता है, तो ये वाली बात भी ठीक है। अगला क्या कहता है, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाई ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये इंक्लूड नहीं होगा, सारे के सारे फैक्टर इंक्लूड नहीं करते, तो पहले तीन अपने पास ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, नाइन्थ का ऑप्शन ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा ठीक हो, यानी ऑप्शन बी। ये बात आई समझ में, तो पहले तीन ठीक है, चौथा ठीक नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनपुट। इनमें से फैक्टर इनपुट कौन सा है। फैक्टर इनपुट वो इनपुट होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन पर्पस के काम आते हैं। बताना बच्चे इनमें से कौन सा फैक्टर इनपुट है। ठीक है, अब इनके अंदर जो फैक्टर इनकम है वो है बच्चे लेबर। ऑल ऑफ दो मत लगा देना, क्योंकि देखो एक होते हैं आपके पास फैक्टर इनपुट, दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आता है। ठीक है, ये आते हैं अपने पास फैक्टर इनपुट के अंदर। नॉन फैक्टर इनपुट के अंदर क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, फ्यूल आ गया, अदर कुछ क्या नाम है, रॉ मटेरियल जैसी कुछ चीज़ें आती हैं वो आ गई, तो वो सारी सारी इधर आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, पावर आ गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉन फैक्टर इनपुट और ये फैक्टर इनपुट। ठीक है, तो इधर एक ही फैक्टर इनपुट है वो ये, और दोनों के दोनों प्रोडक्शन पर्पस के अंदर यूज किए जाते हैं। ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी यानी लेबर। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कौन सा इनमें से पार्ट होता है, यानी वेजिस का कौन सा पार्ट होगा, बताओ भाई। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इसके अंदर इंक्लूड करते हैं बच्चे, बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नहीं करते, क्योंकि एक ट्रांसफर इनकम होती, फ्री की इनकम होती, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन को भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरफा इनकम होती, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फेस्टिवल गिफ्ट बाय द एम्प्लॉयर, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी जैसी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते। अगला देखना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता यानी मालिकों द्वारा योगदान। ठीक है भाई, अब ये देखो क्या होता है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप हो एम्प्लॉय और जिसने आपको जॉब पे रखा है वो है एम्प्लॉयर। तो क्या करता है एम्प्लॉयर, कई बार आपके भविष्य के लिए एक खाते के अंदर पैसा डालता है, उतना ही पैसा आप डालते हो और उतना ही पैसा आपका मालिक यानी एम्प्लॉयर डालता है। तो जो पैसा आपके मालिक ने डाला है, जो पैसा आपके एम्प्लॉयर ने डाला है, उस अमाउंट को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, पहला तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, दूसरा कॉर्पोरेट सेविंग और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले टैक्स कट गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, फिर कुछ पैसा इन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग, और कॉर्पोरेट सेविंग का ही दूसरा नाम क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर जो इन्होंने बांट लिया आपस में उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी डिविडेंड। तो देखना बच्चे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इसका पार्ट होता है, डिविडेंड भी पार्ट होता है, ये भी पार्ट होता है, रॉयल्टी इसका पार्ट नहीं होती, तो आंसर कितना आ जाएगा, रॉयल्टी। आगे देखो बच्चे क्या क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम वाई एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। कहता है जब हम इनकम मेथड का यूज कर रहे होते हैं, इन चारों में से कौन सा पार्ट उसका नहीं होता, बताना बच्चे। इनकम मेथड के अंदर क्या आता है, रेंट रॉयल्टी, बिल्कुल ये भी आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी आएगा और ये भी आएगा। नेट एक्सपोर्ट इसका पार्ट नहीं होता, तो 13 का ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कब निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं प्रोडक्शन मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में, बट इधर हम यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीन ही चीजें आती हैं। भाई रेंट अपने पास है, ये आ गया, इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ गया, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बच्चे, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इन इंडिया। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इन इंडिया, इंडिया की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा,
भाई ध्यान से सुनना, इंडिया की डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के अंदर क्या आएगा, जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है वो इंडिया के अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, किस किस को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। अगर वहाँ कोई भी इनकम जनरेट हुई वो इंडिया की है, अदरवाइज वो इंडिया की नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो सैलरी ऑफ द इंडियन वर्किंग इन द जैपनीज एम्बेसी इन इंडिया। भाई देखो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये जैपनीज एम्बेसी है। जो जैपनीज एम्बेसी वो इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है तो इससे होने वाली इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर इंडियन को मिली है, ये NFIA का पॉजिटिव पार्ट है, ये नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होगा लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। सैलरी पेड बाय द फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी है, ये जगह इंडिया की है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की है, तो इससे होने वाली इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी इन इंग्लैंड, भैया इंडिया के अंदर है ही नहीं, इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी है, इससे होने वाली इनकम क्या होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आप कह सकते हो ये NFIA का पॉजिटिव पार्ट है, दूसरे देश से होने वाली इनकम है। रेंट पेड बाई एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू द रेजिडेंट इंडियन, क्या तब एक इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिया के अंदर एक एम्बेसी है, भाई इंडिया के अंदर एक एम्बेसी है, ठीक है, और ये एम्बेसी किसी दूसरे देश की है, तो इससे होने वाली जो इनकम है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं आएगी, लेकिन NFIA के पॉजिटिव पार्ट में आएगी। यानी ये वो पैसा जो हमने दूसरे देशों से कमा लिया, ये हमारे देश के अंदर होते हुए भी हमारा पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाती, तो उसको NFIA का पॉजिटिव पार्ट बोलेंगे। तो दूसरे को छोड़कर बाकी सारे के सारे NFIA का पॉजिटिव पार्ट बन गए, यानी इसका मतलब है ये दूसरे देश से कमाई जाने वाली इनकम है। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आएगा, तीन चीजें आती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दे रखा है कहीं, ये रहा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। खत्म। कई बार ऑपरेटिंग सरप्लस के ऊपर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इन चारों चीजों को डिफाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नोट द कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस, इनमें से ऑपरेटिंग सरप्लस का कौन सा पार्ट नहीं होता। भाई रॉयल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, बोनस नहीं होता। ऑप्शन आएगा ए, बोनस जो होता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है, क्योंकि ये जो सैलरी का पार्ट मान लो आप इसे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट होगा। तो बताओ बच्चे क्या आंसर आना चाहिए इसका, क्या वेजेस होंगे, बिल्कुल भाई, अगर आप किसी से काम कराओगे तो उसको सैलरी दोगे, तो वेजेस होगा और प्रॉफिट होगा, दोनों के दोनों होंगे, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेट एक्सपोर्ट नहीं लेके आते हम लोग, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट दूसरे देश से आने वाली इनकम है। ठीक है, जो हमारे देश के अंदर जो जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, यानी घरेलू कारक आय। आगे चलते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं जो वन साइडेड पेमेंट होती है ना, उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, यानी हस्तांतरित भुगतान। ठीक है भाई, देखना बच्चे कौन कौन से इसके अंदर हस्तांतरित भुगतान नहीं है, आपको ये बताना है, यानी कोई फैक्टर इनकम आपको बतानी है। ठीक है भाई, इसमें से क्या आंसर आएगा बच्चे, फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि ये फाइनेंशियल हेल्प, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, उसके बाद ओल्ड एज पेंशन, ये तीनों के तीनों क्या है, ट्रांसफर इनकम है। और बचा अपने पास क्या, ऑप्शन बी, रिटायरमेंट पेंशन, जो रिटायरमेंट पेंशन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, ये फैक्टर इनकम कहलाएगी। तो 19 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, बी। बाकी सारे की सारी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, और ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इतनी बात आई बच्चे समझ में। उम्मीद है ये वाला सेशन तुम्हें पसंद आ रहा होगा, फटाफट क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं, वो भी फटाफट कवर करते हैं हम लोग। यहाँ देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम है, पढ़ के बताओ भाई कौन कौन सा फैक्टर इनकम होगा इसमें से। पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से लोन लिया। अब एक चीज सुनो भाई, अगर देखो जो भी इंटरेस्ट होता है हम उसको इंक्लूड करते हैं, कौन से इंटरेस्ट को, डिपेंड करता है जो भी पर्सन इंटरेस्ट दे रहा है उसने लोन किस पर्पस के लिए लिया था। अगर लोन लिया गया है किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज को जनरेट करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उसके बदले दिए गए इंटरेस्ट को ही हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई भी लोन लिया गया उसको हम इंक्लूड नहीं करते।
अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, एम्प्लॉय ने उस लोन का यूज किया होगा पर्सनल पर्पज के लिए, तो इसके को हम इंक्लूड नहीं करते। सेकंड देखो, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट बाय द बैंक टू द हाउस होल्ड डिपॉजिट। अब सुनना भाई, हाउस होल्ड ने बैंक को क्या दिया, लोन दिया, अब बैंक बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ों को माना जाता है कि वो हमेशा प्रोडक्शन सर्विसेज ही जनरेट करते हैं या प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही काम करते हैं। पहला बैंकिंग सिस्टम, दूसरा कोई भी प्रोड्यूसर्स। अगर इन्होंने लोन लिया है तो हमेशा इसी के इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर किसी हाउस होल्ड ने लोन लिया है पर्सनल पर्पज के लिए तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसको हम इंक्लूड कर देंगे। ये बात आई बच्चे समझ में? तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, 20 का बी आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पेयर ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इनमें से दो आइटम दे रखे हैं, किसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं वो आप लोगों को बताना है। फटाफट एक बार नजर डालिए और बताइए क्या आंसर इसके अंदर आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम द बैंक। भाई बैंक से हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिला, पहला ही गलत हो गया। अगला देखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम बैंक। अच्छा ठीक है, आगे इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड ऑन अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, सेकंड देखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ हाउस होल्ड फ्रॉम बैंक। भाई इस बार हाउस होल्ड को किसको लोन मिल रहा है, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है किसको, हाउस होल्ड को। तो बैंक ने किस पर्पस के लिए यूज किया होगा, किसी ना किसी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए यूज किया होगा, तो पहला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म, फर्म इंटरेस्ट दे रही है बैंक में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर लोन लिया था बैंक ने और यहां पर लोन लिया था फर्म ने, क्योंकि इंटरेस्ट वही पे करेगा जिसने लोन लिया था। ठीक है, तो बैंक लोन ले रहा हो और फर्म लोन ले रही हो तो ये हमेशा प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, इसी वजह से इनके द्वारा दिए गए इंटरेस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। ये बात आई समझ में? तो आंसर कितना आ जाएगा, बी। अब ध्यान रखना, एक अपने पास हाउस होल्ड है, एक प्रोड्यूसर है और तीसरा कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, या आप इसको फर्म्स भी बोल सकते हो, और एक आ गए बैंक्स। ठीक है, अब इन्होंने किसी से भी लोन लिया, इन तीनों ने किसी से भी क्या लिया है, लोन। ठीक है, अब बदले में क्या देंगे, ये इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट देगा, ये भी इंटरेस्ट देगा, ये भी इंटरेस्ट देगा। अगर किसी प्रोड्यूसर या फर्म ने इंटरेस्ट दिया उसको हम इंक्लूड करते हैं, बैंक ने दिया उसको भी इंक्लूड करते हैं, हाउस होल्ड ने लिया है और पर्सनल पर्पस के लिए लिया है लोन तो उसके दिए गए इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये आ जाती है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। भाई सिंपल सी बात है, तो क्या करेंगे हम, NFIA को जोड़ देंगे। है कहीं पर NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सिंपल सी बात है। कुल कमाई कैसे निकालोगे, घर की कमाई प्लस बाहर की कमाई, और बाहर की कमाई को क्या बोलते हैं बच्चे, NFI। ये बात आई समझ में? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो 22 का कितना आ जाएगा बच्चे, सी। एक बार देखना दोबारा। ठीक है, अब यहां देखना, एक छोटी सी चीज है यहां पर है ना, अगर देखो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, NFIA को तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नेशनल इनकम माइनस क्या करेंगे, अगर माइनस का निशान दे रखा होगा तो क्या लिखेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो NFIA जोड़ते, अगर ये माइनस का निशान है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जोड़ेंगे। टू, क्योंकि टू वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव दे रखा है तो डबल नेगेटिव होकर वो ऐड हो जाता है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो तब लिखेंगे जब यहाँ प्लस का निशान दे रखा, अगर यहाँ माइनस का दे रखा तो माइनस वाला आइटम को लिखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अब आगे। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से नेशनल इनकम का कौन सा पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। इसमें से डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन को सबसे पहले ही क्या करते हैं, लेस करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे देश से होने वाली इनकम को इंक्लूड करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को भी इंक्लूड करते हो, चेंज इन स्टॉक को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ऑपरेटिंग जो सरप्लस है ये किसका पार्ट होता है बच्चे, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है आपके पास रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनको जोड़ते तो ऑपरेटिंग सरप्लस, और दूसरे देश से होने वाली इनकम को बोलते हैं NFIA। क्लियर है बच्चे ये बात? तो ऑप्शन इसके अंदर क्या आ गया, ए। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम व्हेन मेजरिंग अंडर द
इनकम मेथड। भाई नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं और वो भी किस मेथड से, इनकम मेथड से, तो इनमें से कौन सा उसका कंपोनेंट नहीं होता। इनकम मेथड में सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी आता है, ठीक है, और इसके अंदर NFIA भी आता है, तो चेंज इन स्टॉक नहीं आता। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, 24वें का डी। चेंज इन स्टॉक किस में आएगा, चेंज इन स्टॉक आएगा आपके पास कौन से मेथड में आता है बच्चे, प्रोडक्शन मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इम्प्लाइज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अपने पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटा गया, सबसे पहले टैक्स दे दिया, बाकी बचे हुए पैसे को या तो आप क्या करोगे, कुछ बचा के रखोगे, कुछ क्या करोगे, बांट लोगे। तो जो बचा के रखा है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और जो आपने बांट लिया उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक एक नाम और होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। तो दिख रहा है कहीं पर, ये देखो, ये रहा डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम कॉर्पोरेट सेविंग है। तो ये बात ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बात आई समझ में। तो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, ये जो आपके पास प्रॉफिट है इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। ये बात आई समझ में, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ी नजरें डालो भाई इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखना आगे क्या लिखा है, फाइनल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या, नेट एक्सपोर्ट या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। भाई देखो, सी भी हम यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी यूज़ करते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी यूज़ करते हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे। देखो, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम निकालने की कोशिश करते हैं तो C+I+G+NX करते हैं, ठीक है, जहां पर कंजप्शन करते हैं हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर, और नेट एक्सपोर्ट यानी हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, सारे के सारे यानी ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। भाई देखो, जो अपने पास पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना उसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ें होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। अब फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट के कुछ नाम है, क्या क्या। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, ठीक है। तो यहाँ देखना बच्चे, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो एक चीज़ तो ये अपने पास आ ही गई। ये बात आई समझ में बच्चे। ए ऑप्शन तो अपने पास 27वें का कितना, ए तो आ ही गया है। अगला क्या है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कंपनसेशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी नेट प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ के ग्रोस की भी वैल्यू आ गई। तो इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, दोनों के दोनों ठीक आ गए, ऑप्शन सी आ गया है, ठीक है। इस चीज़ को वो बच्चा आराम से कर पाएगा, इसको कौन कर पाएगा, जिस बच्चे ने फॉर्मेट पढ़े ना पिछली क्लास में, वो आराम से इसको कवर कर लेगा। तो एक बार फॉर्मेट जाके आप देख सकते हो। आगे देखो बच्चे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसके बराबर होने वाला है बच्चे, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यहां देखना यहां देखो भाई, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जैसे ही डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो ये इतना वाला पार्ट बन जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और ये आ गई चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास ये चीज़ आ जाएगी। ये बात आई समझ में। यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग स्टॉक दे रखा है इस वजह से गलत, यहाँ क्लोजिंग दे रखा है इस वजह से गलत, यहाँ सिर्फ कंजप्शन ऑन कैपिटल दे रखा है इस वजह से गलत, क्योंकि जो हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों की दोनों आती है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसी चीज़ को हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, अपने पास डी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये किसके बराबर होगी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है भाई। ये बताओ बच्चे किसके बराबर होगी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है।
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये किसके बराबर होगी भाई, कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है, यानी क्या आगे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। तो फिक्स देखना, एक तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में क्या जोड़ दिया, चेंज इन स्टॉक, दोनों को जोड़ते ही क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी दोनों ही पार्ट आ गए हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आ गया है और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आ गया, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं। तो दोनों चीज़ आ गई, तो ऑप्शन कितना आ गया, डी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दिख रहा है कहीं पर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आ जाएगा अपने पास नेट एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन कितना आ गया 30 का बच्चे, बी। अगर ये पूछता ना नेट इंपोर्ट कैसे निकालते हैं, नेट इंपोर्ट कैसे निकलेगा, ऐसे, फिर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर देते तो नेट इंपोर्ट आता है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आता है। आगे चलते हैं बच्चे, डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या है भाई, स्टॉक का डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है, पॉजिटिव वैल्यू बच रही होती है, तो इसका मतलब है हमारे स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर ग्रेटर देन होते हैं ओपनिंग स्टॉक से, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक्स, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गए हैं ओपनिंग स्टॉक से, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन स्टॉक। तो है ऐसा कोई ऑप्शन, ठीक है, देखो बच्चे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम लोगों को इधर 31वें का, बताओ, ये रहा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया और क्लोजिंग स्टॉक कम, क्योंकि देखो क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस करेंगे तो माइनस का आंसर आ जाता है, माइनस का आंसर मतलब हमारे स्टॉक डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चे, अगला सवाल पूछ लिया, चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, भाई चेंज इन स्टॉक कब नेगेटिव होगा, देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब मान लो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास कितना है 100 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 110, कितना आ गया माइनस का 10। इसका मतलब जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से जब ज़्यादा हो जाए, देखो भाई ओपनिंग स्टॉक जब क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। कितना ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, 32वें का ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चे ये बात। आगे चलते हैं, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करो, जिसके अंदर एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है। और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये इंपॉर्टेंट क्यों मार्क लगा, क्योंकि सारे की सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द कंपनसेशन पे टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनकी जो सैलरी दी जाती है, उनको जो कंपनसेशन दिया जाता है, एक तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। दूसरा, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रॉड, दूसरे देशों के अंदर जो इंडिया की एम्बेसीज हैं उनके लिए जो भी चीज़ परचेज की जाती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा इंटरमीडिएटरी गुड्स को खरीदने के लिए या उसको परचेज करने के लिए जितना खर्चा होता है उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबो, ये MCQ आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ को बताने में, ठीक है। तो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो किसको इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है, ग्रॉस लिख रखा है तो किसको एक्सक्लूड करेंगे, बताओ भाई, किस चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं और किस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चे। देखो इसके अंदर ऑप्शन मेरे को सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यों, ध्यान से सुनना। पहले में एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन द रोड, ये गवर्नमेंट का फिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ द न्यू फ्लैट, ये हाउस होल्ड का खर्चा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड, ये भी हाउस होल्ड का है, ठीक है। या फिर आप नए फ्लैट बना दिए हैं तो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। शेयर और डेवेंचर के ऊपर किए गए खर्चा, अगर आपने कोई भी खर्चा किया शेयर खरीदने में, डेवेंचर खरीदने में, बॉन्ड्स खरीदने में, कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने में, चाहे नई खरीद रहे हो चाहे पुराने खरीद रहे हो, उसके खर्चे को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनसे कोई भी प्रोडक्शन सर्विस जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेयर पेपर क्लेम्स हैं, बस इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते। तो 34 का ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया। भाई अमेरिका का बैंक है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच है इंडिया के अंदर, उसने प्रॉफिट अर्न किया। पहली बात, अगर दूसरे देश की अगर ब्रांच है इंडिया के अंदर तो वो कोई एम्बेसी नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई मिलिट्री बेस नहीं है, इसलिए ये होने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। तो देखो बच्चे क्या होगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक, ठीक है। इंडिया की तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी और अमेरिका की NFIA के अंदर इंक्लूड होगी, यानी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। है ऐसा कोई ऑप्शन,
देखना बच्चे, विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया एंड नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका। ये बात आई समझ में? क्योंकि देखो, अमेरिका ने इंडिया के अंदर से पैसा कमाया, दूसरे देश से कमाई, तो इंडिया की तो दूसरे देश से होने वाली कमाई है, और इंडिया के देश के अंदर है तो ये इसकी डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, तो इंडिया की तो डोमेस्टिक इनकम है और अमेरिका की नेशनल इनकम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। भाई ठीक है, देखो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर एक रशियन एम्बेसी है और इसके अंदर बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। तो भाई पहली बात तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये किसी रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो अगर इंडियन दूसरे देश की एम्बेसी में जाकर पैसा कमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? NFI, बाहर की कमाई। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, तो इसको कहाँ इंक्लूड करेंगे और कहाँ इंक्लूड नहीं करने वाले हैं ये आपको बताना है। विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया की तो नेशनल इनकम है, और डोमेस्टिक इनकम इन रशिया। क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये रशिया का एरिया है, तो रशिया का एरिया जो हो गया यानी रशिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, रशिया की तो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है, पैसा हम लोगों ने कमाया तो, लेकिन हमारी कहाँ ये नेशनल इनकम यानी हमारी NFI का पॉजिटिव वाला पार्ट है। ये बताइए बच्चे समझ में? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला क्वेश्चन देखो, रेंट पेड टू द रेजिडेंट ऑफ जापान बाय इंडियन एम्बेसी इन जापान। भाई एक जापान है, ये लो भाई, जापान के अंदर एक इंडियन एम्बेसी है, तो ये जापान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, रेंट पेड टू द रेजिडेंट ऑफ जापान, जापान के रेजिडेंट को रेंट पे किया है किसने? इंडियन एम्बेसी ने, और जापान के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जापान के अंदर एक इंडियन एम्बेसी है, उसको कहाँ ट्रीट करेंगे? भाई ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? इंडिया की, तो इंडिया की तो डोमेस्टिक, इंडिया की कौन सी इनकम हो जाएगी? ये डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ इंक्लूड करेंगे बच्चे इसे? विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। जहाँ जहाँ इस तरीके की शेप बनेगी वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी, वहाँ से होने वाली इनकम को हम इंक्लूड कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चे। प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके एक ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया, कहाँ पर? लंदन में। विल बी इंक्लूडेड इन, लो भाई ये अपने पास एक एरिया किसका? लंदन का। ठीक है, लंदन के अंदर एक SBI के क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक है, इसने प्रॉफिट कमाया। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना तो कोई एम्बेसी है, ना कंसल्टेंट है, ना मिलिट्री बेस है, तो यहाँ से होने वाली जो इनकम है ये दूसरा देश माना जाएगा, तो दूसरे देश से होने वाली इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। तो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है बच्चे तुम लोगों को? यहाँ पर ऑप्शन आएगा B, द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ द इंग्लैंड एंड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो जगह है ये दूसरे देश की है, इस वजह से हम ये इंक्लूड करेंगे। अब कई बच्चों को दिक्कत ये आएगी, भाई यहाँ हमने इंग्लैंड क्यों लिख दिया? आप इंग्लैंड की जगह लंदन लिख लो, क्योंकि दोनों एक ही देश है। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लैंड क्यों लिखा, तो इंग्लैंड की जगह आप लंदन लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करते? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कैश इंक्लूड करते हैं, इन काइंड ये भी इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? ध्यान से सुनो भाई। देखो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? एक आदमी है किसी भी कंपनी में काम करता है, जब वो बूढ़ा हो जाएगा काम करते करते अपनी पूरी सर्विसेज दे देगा, उसके बाद उसके भविष्य का क्या हो सकता है? उसकी फैमिली उसकी केयर ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर जो होता है उसकी जब सर्विस शुरू होती है तभी से एक खाते में पैसा डालना शुरू करता है, और उस खाते के अंदर जो पैसा एम्प्लॉय भी डालता है और एम्प्लॉयर भी डालता है। तो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसको तो हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि एम्प्लॉय जो पैसा डालेगा वो अपनी इनकम से डालेगा, और उस इनकम को तो हम पहले ही ले चुके हैं, इसलिए एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बताइए बच्चे समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर टू। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लेबर के बदले क्या मिलता है बच्चे? वेजेस। लैंड के बदले, लैंड के बदले क्या मिलेगा आपको? रेंट। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। ये बात आई समझ में? तो 40 का ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चे अपने पास? सी। ऐसा क्यों बोलते हैं? जो रेंट आता है वो आता है प्रॉपर्टी से, और ये जो है
प्रॉफिट वो किससे आता है, एंटरप्रेन्योर से। इस वजह से इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, यानी प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है वो है रेंट और एंटरप्रेन्योर वाला जो पार्ट है वो है प्रॉफिट। इस वजह से इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, उम्मीद है बच्चे आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और आज वाली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ उसके एमसीक्यू किए हैं, ये पता लगाने के लिए कि भी इसके ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस की एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, 20-25 मिनट का सेशन होता है, फटाफट 2x की स्पीड पे आप इसको देख सकते हो। उसके बाद ये फटाफट सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे आज आपसे विदा लेते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए धन्यवाद।